तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 8। अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि कंपनी का आगमन और कंपनी का भारत देश में किस तरीके से धीरे धीरे विकास हो रहा है। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 1873 का अधिनियम। आपने देखा कि अभी तक कंपनी जो है कि 1608 में भारत आई, उसके बाद उसने अपना धीरे धीरे विकास किया 1726, उसके बाद मैंने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1793 के अधिनियम के बारे में बात की। उसके बाद आप लोगों ने 1813 का अधिनियम देखा कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। 1833 में आप लोगों ने देखा कि कंपनी ने जो है कि अपना व्यापार करना बंद करके शासन करना प्रारंभ किया। और 1857 की क्रांति के बाद तो भारत देश में कंपनी की स्थिति बिल्कुल बेकार हो गई और अब कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और अब कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटेन की महारानी का शासन लेके आया गया। यानी शुरुआती दौर में जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ किया था, बाद में उसके ऊपर काफी आरोप लगे और अब भारत देश में ब्रिटेन की महारानी का शासन चल रहा है। और इसी के अंतर्गत एक अधिनियम आया जिसको हम कहते हैं 1873 का अधिनियम। इस 1873 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी जो कंपनी, कभी भी कोई कंपनी बनती है तो वो कानूनी रूप से कंपनी का निर्माण होता है और उसका विघटन भी जो किया जाता है कानून के द्वारा। तो कंपनी को समाप्त करने की जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 31 दिसंबर सन 1600 को बनी थी, उस कंपनी को समाप्त किया गया 1 जनवरी 1884। 1 जनवरी 1884 को इसको समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की गई। अब औपचारिक घोषणा की गई, कब की गई औपचारिक घोषणा इसको समाप्त करने की? इस कंपनी को समाप्त करने की घोषणा 1 जनवरी 1884। दोस्तों ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि कंपनी को भारत देश के अंदर समाप्त कब किया गया। तो लड़के कंफ्यूजन का शिकार होने की वजह से यहाँ पे मार देते हैं 1858 के अधिनियम में। वहां पे शासन समाप्त किया गया था, न कि कंपनी को समाप्त किया गया था। लेकिन कंपनी के समापन की घोषणा की तारीख पूछा जाए तो 1 जनवरी 1884 को इसको औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब इसके बाद 1876 का शाही अधिनियम आता है। इस शाही अधिनियम में छोटे छोटे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। पहला पॉइंट कहता है कि गवर्नर जनरल की परिषद, यानी अभी जो गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद बनी हुई थी, इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक छठा सदस्य आता है और इस छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग सौंपा गया। लोक निर्माण, गवर्नर जनरल की परिषद में एक छठवां सदस्य आएगा और इसे लोक निर्माण विभाग सौंपा जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1876 को जो ब्रिटेन की महारानी थी, जिनका नाम था महारानी विक्टोरिया, उनको जो है कि भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्थापित किया गया इस अधिनियम के द्वारा। यानी इस अधिनियम में बताया गया कि अब जो है कि कंपनी के स्थान पे पूरी तरीके से जो शासन भार आ जाएगा वह विक्टोरिया के हाथों में आ जाएगा। और इसकी औपचारिक घोषणा 18 अप्रैल 1876 को हुई। अब दोस्तों इन दोनों अधिनियमों के बाद अभी तक आप लोगों ने देखा था कि हमारे भारत देश में जब से अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों ने केंद्रीकरण की भावना का विकास किया था। लेकिन अब वक्त में जब बदलाव आ रहा है तो बदलते हुए वक्त के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों ने जो है कि हमारे भारत देश में शक्तियों का विभाजन करना प्रारंभ कर दिया था। 1857 की क्रांति, 1852, ठीक है, 1892 का जो अधिनियम आया है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद भारत देश में काफी उथल पुथल है चारों तरफ। और इसी समय जो है कि 1885 में कांग्रेस का उदय और एल्बर्ट विवाद जो था, इसके पश्चात भारतीयों के मन में एक भावना आ गई कि अब अंग्रेजों से जो है कि प्रतिनिधित्व लेना जरूरी हो गया है। क्योंकि कांग्रेस भी अपने प्रयत्न करना स्टार्ट कर चुकी थी और गांधी और एल्बर्ट, यहाँ पे जो एल्बर्ट आया था, इस विवाद के कारण काफी परिवर्तन हुआ और 1892 का अधिनियम आया। अंग्रेजों की कहीं ना कहीं धीरे धीरे मजबूरी बनती जा रही थी कि वह अपने साथ भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा मिलाएं
और इसी के अंतर्गत इन लोगों ने भारतीयों को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, लेकिन कहीं न कहीं भारतीयों को इन लोगों ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और इसी के द्वारा इन लोगों ने कुछ नियम कानून बनाए। 1892 के अधिनियम के द्वारा हमारे भारत देश में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का 1885 में उदय, और उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी एल्बर्ट बिल विवाद, इसके पास 1892 का अधिनियम आएगा। भारतीयों को भारत प्रशासन और विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। भारतीयों को भारत शासन में प्रतिनिधित्व और विधि निर्माण में, भारतीयों को भारत शासन में प्रतिनिधित्व और विधि निर्माण की मांग में प्रतिनिधित्व देने की मांग ने जोर पकड़ा, और जब इस मांग ने जोर पकड़ा तो 1892 का अधिनियम आया। इसको हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई 1892 के अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी और जो केंद्रीय राज्य परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद थी और जो केंद्रीय विधान परिषद थी और आपका जो राज्य यानी प्रांत लेवल पे, उसको आप प्रांतीय विधान परिषद भी कह सकते हैं। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, अगर इन दोनों की बात किया जाए तो पहली बार यहाँ पे कुछ लोगों को शामिल किया गया। इसमें जो लोग आते थे नगर पालिका से आते थे, नगर पालिका से आते थे, जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाते थे, विश्वविद्यालयों से लोगों को चुना जाता था। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधान परिषदों में बोला गया, कहाँ पे? केंद्रीय विधान परिषद, जो आपके केंद्रीय विधान परिषद थे, केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 किए जाने का प्रावधान किया गया। बंबई, मद्रास और बंगाल, ये तो हो गया आपका केंद्र लेवल पे। अगर प्रांत लेवल पे बात किया जाए, बंबई, मद्रास और आपका बंगाल, ये तीन, इनको कहा जाता था प्रांतीय विधान परिषद। इनको किस नाम से जाना जाता था? प्रांतीय विधान परिषद। और प्रांतीय विधान परिषदों में भी यह बताया गया कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 8 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 हो सकती थी। यानी न्यूनतम सदस्य बंबई, मद्रास, बंगाल, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 8 और अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 20 हो सकता था। इस तरीके से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, और इसमें जो परिषद में पहली बार भारतीयों को वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यानी इनको, लेकिन अभी इनको मतदान का अधिकार नहीं मिला था। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों की बात की जाए, जिसमें भारतीयों को शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी, इनमें उन भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। जैसा कि आज आप देखते हैं कि एक चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, जिसमें जनता भाग लेती है, नहीं, इसमें वो लोग आते थे जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य, और इसमें भी जो है कि अंग्रेजों का ज्यादा प्रतिनिधित्व रहता था। और यहाँ पे भारतीयों को वाद विवाद करने और बजट पे प्रश्न पूछने, सिर्फ प्रश्न पूछने की आजादी थी, लेकिन इनको यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट के मामले पे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1892 के अधिनियम के द्वारा। 1892 के अधिनियम को हम कह सकते हैं कि अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ, अंशतः संसदीय व्यवस्था का जो प्रारंभ होगा, किसका? संसदीय व्यवस्था, अंशतः संसदीय व्यवस्था का अगर प्रारंभ की बात किया जाए तो 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ माना जा सकता
है। तो इन सारी बातों को लेके आया था 1892 का अधिनियम और ये 1892 का अधिनियम काफी लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला अधिनियम आएगा जिसे हम लोग जानेंगे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इन तीनों अधिनियमों को लाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत में कंपनी के शासन को खत्म करके पूरी तरीके से ब्रिटेन की महारानी को ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किया जाए, क्योंकि एक बार जब ब्रिटेन की महारानी भारत में 1858 के बाद तो जो है कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, लेकिन कंपनी को समाप्त पूर्ण रूप से भंग किया गया। ब्रिटेन की महारानी को औपचारिक रूप से शासन सौंपा गया और उसके बाद अगर आप देखें तो भारतीयों को पहली बार यहाँ पे परिषदों में नियुक्त किया गया पहली बार, और इनको जो है कि पहली बार वाद विवाद करने का अवसर मिला। लेकिन इस पे कुछ निर्बंधन थे, यह वाद विवाद तो कर सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन इनको मानना न मानना गवर्नर जनरल के ऊपर निर्भर करता था। और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं दी गई थी। और इन्हीं बातों को देखते हुए भारतीयों के अंदर असंतोष बढ़ता ही चला गया और ये आगे आके आपको दिखेगा 1909 के अधिनियम में। और इस 1909 के अधिनियम के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, और इसको आप आगे देखते रहिए और जो है कि मेरे चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग इस पे अपना अच्छी तरीके से प्रकाश डाल सकें।